हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भूगोल। सबसे पहले हम जानेंगे भूगोल शब्द के बारे में। भूगोल सबसे पहले हम जानते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द जो है ये शब्द कौन सी भाषा का है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो ज्योग्राफी शब्द जो है जियो तथा ग्राफोस नामक दो शब्दों से मिलकर के ये बना है। अब यहाँ पर देखते हैं हम तो जियो का अर्थ होता है भू या पृथ्वी एवं ग्राफोस का अर्थ होता है अध्ययन करना या वर्णन करना। अर्थात हम अगर इस शब्द के बारे में देखें, ज्योग्राफी के बारे में अगर देखें तो इस शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है। अब भूगोल की परिभाषा की अगर हम बात करें तो अलग अलग भूगोलवेताओं ने भूगोल की अलग अलग परिभाषा यहाँ पर दी है। ठीक है। तो आगे इसके बारे में हम जानते हैं। भूगोल की हम परिभाषा ना देखकर सीधा इसके बारे में जानते हैं। इसको अध्ययन की दृष्टि से, इसको भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जिसे सबसे पहले हो जाएगा आपके कौन सा भूगोल? क्रमबद्ध भूगोल या सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। दूसरा प्रादेशिक भूगोल या रीजनल ज्योग्राफी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण भूगोल है वह है मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इन सभी के बारे में हम जानते हैं। क्रमबद्ध भूगोल किसे कहते हैं और प्रादेशिक भूगोल किसे कहते हैं और मानव भूगोल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रमबद्ध भूगोल किसे कहते हैं। क्रमबद्ध भूगोल यानी कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। क्रमबद्ध भूगोल यानी कि जब किसी भी एक भौगोलिक कारक को लेकर समस्त पृथ्वी का अध्ययन किया जाए तो इसे क्या कहेंगे? क्रमबद्ध भूगोल कहेंगे। प्रादेशिक भूगोल, अब ये यहाँ पर देखते हैं हम कि भौगोलिक कारक होते क्या हैं। भौगोलिक कारक, जब किसी एक भौगोलिक कारक को लेकर समस्त पृथ्वी का अध्ययन किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। लेकिन ये भौगोलिक कारक होते क्या हैं? जैसे इसमें आ जाएगा जलवायु, आ जाएगा वनस्पति, आ जाएगी, ठीक है, मिट्टियाँ आ जाएगी। तो ये सब क्या होते हैं? भौगोलिक कारक होते हैं। तो जैसे कोई मिट्टी को लेकर के हम एक भौगोलिक कारक ले लिया हमने, जैसे मिट्टी ले ली और उसको लेकर के समस्त पृथ्वी का अध्ययन अगर करें तो क्या कहलाता है? क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। इसी प्रकार से देखते हैं प्रादेशिक भूगोल, जब समस्त भौगोलिक कारकों को लेकर किसी प्रदेश, स्थान विशेष का अध्ययन किया जाए, प्रदेश या फिर स्थान विशेष का अध्ययन किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। बात करते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो ये क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल और मानव भूगोल में आपस में इनकी तीनों की परिभाषा यहाँ पर आपको बता दी गई है। आगे हम बात करते हैं इनके जनक के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के जनक कौन हैं? इरेस्टोस्थनीज। आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के जनक अलेक्जेंडर ऑन हम्बोल्ट। प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के जनक हिकेटियस और आधुनिक
प्रादेशिक भूगोल के जनक कार्ल रिटर। मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। अब यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, भूगोल को जानने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी, जैसे पृथ्वी का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ब्रह्मांड बना किन किन चीज़ों से मिलकर के ब्रह्मांड बना हुआ है, इसका निर्माण कितने वर्षों पहले हुआ, किस प्रकार से हुआ, कौन से सिद्धांत इसके बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड की अगर संपूर्ण ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड में या तो पदार्थ है या फिर ऊर्जा, दोनों से ही मिलकर के ये संपूर्ण ब्रह्मांड निर्मित है। पदार्थ जो हमें दिखाई देते हैं वो सभी क्या हैं? पदार्थ। और जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो अदृश्य है, वह क्या है? ऊर्जा। हम ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ जो है, कोई गतिशील पदार्थ अगर है तो उसमें क्या है? ऊर्जा संचित है। गति कर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। कोई स्थिर पिंड अगर है, स्थिर पत्थर है, पिंड है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग काल कर्म के अनुसार अलग अलग काल खंड में जो है वैज्ञानिकों ने या भूगर्भवेताओं ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर क्लॉडियस टोल्मी के बारे में। क्लॉडियस टोल्मी ने 140 ईस्वी में पृथ्वी केंद्रित परिकल्पना या संकल्पना दी। ठीक है, इसे जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस भी इसको कहते हैं। तो पृथ्वी केंद्रित परिकल्पना का मतलब होता है क्या है? यानी कि पृथ्वी को इसने क्या बताया? स्थिर बताया कि पृथ्वी क्या है? स्थिर है। बाकी सभी जो ग्रह हैं, सूर्य ग्रह, सभी क्या है? इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। बाद में देखो, बाद में 1543 ईस्वी में 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस आते हैं और ये क्या देते हैं? सूर्य केंद्रित परिकल्पना देते हैं। सूर्य केंद्रित परिकल्पना या संकल्पना प्रतिपादित करते हैं और इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। सूर्य केंद्रित परिकल्पना का मतलब होता है कि सूर्य को इन्होंने क्या माना? स्थिर माना। बाकी पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं सूर्य की। ठीक है, इसके बाद देखोगे तो आप देखो गैलीलियो 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन यानी टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया और अध्ययन करने वाले ये क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने स्वयं ही दूरबीन का निर्माण किया और दूरबीन की सहायता से क्या देखा? इन्होंने ब्रह्मांड के ग्रहों का अध्ययन किया। अब इन्होंने कौन कौन से ग्रहों की खोज की दूरबीन की सहायता से? तो देखो, गैलीलियो की अगर हम बात करें तो गैलीलियो ने, यहाँ पर देख लेते हैं हम, गैलीलियो ने पृथ्वी से कौन कौन से ग्रह खोजे या इनकी जानकारी प्राप्त की। तो इन्होंने पृथ्वी से बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ठीक है, और मंगल, बृहस्पति और
शनि, इन ग्रहों को इन्होंने खोजा। आगे बात करते हैं। इनके बाद जो खगोल शास्त्री आते हैं वह है विलियम हर्शेल। ये कौन है? यह एक ब्रिटिश खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बताया 1805 में इन्होंने बताया कि हमारा सौर मंडल जो है एक आकाश गंगा यानी गैलेक्सी का एक छोटा सा अंश मात्र है। ठीक है, प्रारंभ में तो ये धारणा थी कि सौर मंडल ही ब्रह्मांड है, लेकिन इन्होंने क्या परिकल्पना दी कि सौर मंडल तो एक छोटा सा अंश मात्र है। ठीक है, किसका? आकाशगंगा का। यानी इन्होंने बताया कि आकाशगंगा में अनेक तारे हैं और अनेक तारों में सूर्य भी क्या है? एक तारा। ठीक है, और इसका स्वयं का क्या है? एक मंडल है, यानी कि इसके ग्रह, उल्का, धूमकेतु, इस प्रकार से इसमें बहुत सारे पिंड विद्यमान है और स्वयं का एक मंडल यानी कि सौर मंडल या सौर परिवार का ही निर्माण करता है। तो इन्होंने बताया कि हमारा सौर मंडल एक आकाशगंगा का छोटा सा अंश मात्र है। और विलियम हर्शेल ने किसकी खोज की? अरुण ग्रह यूरेनस की खोज की। आगे चलते हैं। आगे जो है एडविन पोवेल हब्बल आते हैं 1925 में और ये बताते हैं कि ब्रह्मांड के आकार में क्या हो रही है? निरंतर वृद्धि हो रही है तथा ब्रह्मांड का व्यास का पता भी इन्होंने बता दिया। देखो, ब्रह्मांड का व्यास लगभग 250 करोड़ वर्ष प्रकाश वर्ष है। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। अब आपको पता होना चाहिए प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है। और कितनी दूरी तय की जाती है लगभग? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। इन्हीं के आधार पर हब्बल इकाई का निर्माण हुआ। एक हब्बल इकाई बराबर 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। कौन कौन से सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो जो सिद्धांत, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत तो बहुत सारे, पर यहाँ पर जो मुख्य सिद्धांत है वो यहाँ पर है, सबसे महत्वपूर्ण है वह है महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। दूसरा साम्यावस्था सिद्धांत, स्टडी स्टेट थ्योरी। तीसरा दोलन सिद्धांत, पल्सेटिंग थ्योरी। अब बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत तीनों किसने दिए हैं? तो देखो, महाविस्फोटक सिद्धांत जो है किसने दिया? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया। साम्यावस्था सिद्धांत ये दिए थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी ने ये सिद्धांत दिया। उसके बाद में बात करते हैं दोलन सिद्धांत किसने दिया? जॉन सैंडीज़ ने ये सिद्धांत दिया। तो तीनों सिद्धांत किनके द्वारा दिए गए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, सबसे पहला जो सिद्धांत है वह है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि प्रारंभ में जो है संपूर्ण ब्रह्मांड एक डार्क हेवी मैटर के रूप में विद्यमान था, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसका घनत्व क्या था? बहुत ज़्यादा।
अब इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद में इसकी जो स्थिति कुछ देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार की स्थिति। वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो विस्फोट होता है, और विस्फोट होने पर इसमें देखोगे तो इस प्रकार से कई आकाश गंगाओं का निर्माण यहाँ पर होता है। यहाँ पर जैसे इसमें विस्फोट होता है तो इस प्रकार से कई आकाश गंगाएं, कई चमकीले भाग, इस प्रकार से यहाँ पर इनका निर्माण होता है, जो यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो। आगे बात करते हैं सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो महाविस्फोटक सिद्धांत में जॉर्ज लेमेंतर ने बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण 15 अरब वर्ष पहले डार्क हेवी मैटर में विस्फोट के कारण होता है। वर्तमान समय से 15 वर्ष पहले डार्क हेवी मैटर में विस्फोट के कारण होता है, और ऐसा बताया जाता है कि 13.7 अरब वर्ष पहले पहली बार ब्रह्मांड क्या है, पहली बार दृश्य होता है, यानी ब्रह्मांड पहली बार प्रकट होता है। वो समय है वर्तमान समय से 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ये केवल अनुमान लगाया जाता है। आगे बात करते हैं, ठीक है। ये जो बिग बैंग जो थ्योरी है, इसको प्रयोग के द्वारा भी सिद्ध किया गया है। इसके लिए जो यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो है, इसको सर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जेनेवा में स्थित है। इसमें यह महापरीक्षण जो है बिग बैंग थ्योरी के का महापरीक्षण किया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने के लिए इस सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य जानने के लिए इसका प्रयोग किया गया। इसमें क्या किया गया, तो देखो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ठीक है, एक सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसमें क्या है 100 फीट गहरी तथा 21 किलोमीटर लंबी। इसकी गहराई कितनी है, 100 फीट गहरी है तथा 21 किलोमीटर लंबी सुरंग। और इस सुरंग में कुछ इस प्रकार के यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो चित्र हैं, इस सुरंग में देखो, अभी यहाँ पर चित्र से हम समझेंगे। ये जो सुरंग है, इस सुरंग में क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन पुंज, इन प्रोटॉन पुंजों को दोनों तरफ से क्या किया जाएगा, दोनों तरफ से इस प्रकार से यहाँ पर प्रवाहित किया जाएगा, बहुत तीव्र गति से छोड़ा जाएगा, और आपस में इनकी क्या करवाई जाएगी, टक्कर। ठीक है, प्रकाश की गति से इनको छोड़ा जाएगा, और आपस में इनकी यहाँ पे क्या होगी, टक्कर। तो ये प्रयोग जो है कहाँ पर किया गया है, सर्न में किया गया है, जो कि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाली एक प्रयोगशाला या संस्था मान सकते हो आप इसको। उसके बाद में आगे देखते हैं, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे मौजूद हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आकाशगंगाओं की संख्या 100 अरब है, और प्रत्येक में कितने तारे हैं, 100 अरब ही तारे हैं। अब ब्रह्मांड में तारों की संख्या की अगर बात करें कि कुल ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, तो 100 अरब को 100 अरब से गुणा करने पर हम प्राप्त करेंगे, और वो संख्या कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगी। इतने तारे होंगे पूरे ब्रह्मांड में लगभग। आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात अगर करें हम, तो यहाँ पर हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा का जो नाम है वह है लाइमन अल्फा ब्लॉब्स।
क्या नाम है हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम है लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। आकाशगंगा को क्या कहते हैं? गैलेक्सी। आगे बात करते हैं। तो दूसरा फैक्ट यहाँ पे है, वह है हमारी आकाशगंगा या हमारे सौर मंडल की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा है। कौन सी आकाशगंगा का क्या नाम है जो सौर मंडल के सबसे निकट है, या कहें हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट आकाशगंगा, उसका क्या नाम है? एंड्रोमेडा। अगला फैक्ट देखते हैं। अब बात करते हैं मंदाकिनी या दूध मेखला, जो कि हमारी आकाशगंगा है। इसको मिल्की वे भी हम कहते हैं। तो देखो इसके बारे में क्या है, हमारा सौर मंडल जो है इसी आकाशगंगा या गैलेक्सी में स्थित है। यह आकाशगंगा जो है इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। ठीक है, 80% से अधिक भाग जो इसका कैसा दिखाई देता है? सर्पिलाकार। आगे देखते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी या प्रोक्सिमा सेंटोरी, ठीक है, दोनों इसको कह सकते हैं। तो हमारे क्या है ये? तो हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी तारा है। हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीकी तारा को जो है उसका नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। यानी कि जिस प्रकार से सूर्य है उसी प्रकार से बहुत सारे सूर्य होंगे आकाशगंगा में, तो सबसे नज़दीक का जो तारा कहें हम, या सूर्य के समान एक और अन्य सूर्य कहें हम, तो वो कौन सा होगा? प्रोक्सिमा सेंटोरी। आगे बात करते हैं। ओरियन नेबुला। ये ओरियन नेबुला क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग है। क्या है? सबसे चमकीला भाग। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग, जो आप चित्र में देख सकते हो, कुछ इसकी झलकियाँ जो नेट से यहाँ पर प्राप्त की गई है। अब है क्या है ओरियन नेबुला? तो यहाँ पर जो है ये तारों का समूह है। ठीक है, क्या है ये? तारों का समूह। बहुत सारे तारों का समूह है, जो कि एक चमकीला भाग एक साथ देखने पर दिखाई देता है। आगे बात करते हैं सीरियस या डॉग स्टार के बारे में। ये क्या है? तो ये जो है हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। ये क्या है? हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा। अब यहाँ पर एक बात जान लेते हैं कि तारे का जो जीवन चक्र जो होता है वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जो है शुरुआती अवस्था में बात हम करें तो इसको कहेंगे हम दानव तारा। ठीक है, दानव तारा यह होगा स्टेलर नेबुला। इसको हम निहारिका भी कह सकते हैं। ये एक तरह से ये यहाँ पर केवल आकार में बना रखा है, बाकी ये क्या होता है? एक तरह से गैस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? गैस की अवस्था में ये इस प्रकार से बिखरा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से बिखरा होता है गैस अवस्था में। आगे जब ये क्या होता है? संगनित होता है, आपस में मिलता है गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो ये क्या बन जाता है? बताओ, नीला दानव तारा। आगे की प्रक्रिया में ये क्या बन जाता है? पीला दानव तारा। फिर बन जाता है ये लाल दानव तारा। इसमें कई वर्ष लगते हैं, लाखों वर्षों की ये, लाखों वर्षों में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद में हम अगर देखें तो लाल दानव तारा जो है, कौन सा तारा? लाल दानव तारा के बाद में जो घटना घटित होती है वह होती है सुपरनोवा की। लाल दानव तारा अगर आकार में बहुत ही बड़ा है, लाल दानव तारा आकार में बहुत ही बड़ा है, तो उसमें विस्फोट होता है और तारा जो है
तारे में विस्फोट होकर वह बिखरता है, उसको कहते हैं सुपरनोवा की घटना। ठीक है, या उसको कहते हैं अभिनव तारा। अब बात करते हैं आगे, इससे पहले बात कर लेते हैं, इस पर आएंगे, पर सबसे पहले बात कर लेते हैं इनको जानने से पहले चंद्रशेखर सीमा के बारे में। ठीक है, अब सुपरनोवा की जो घटना होती है, सुपरनोवा की घटना के बाद यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान हो तो उसको क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यदि तारे का द्रव्यमान क्या हो? सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना द्रव्यमान हो तो क्या कहेंगे? उसको चंद्रशेखर सीमा कहेंगे। अब वापस आ जाते हैं, सुपरनोवा के बाद में जो प्रक्रिया होती है तारे की वह देखते हैं। चंद्रशेखर सीमा को हमने समझ लिया। अब यहाँ पर देखते हैं, एक सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना अगर द्रव्यमान होगा, ठीक है, तो वह तो हो जाएगी चंद्रशेखर सीमा। अब यहाँ पर देखो आप, सुपरनोवा में जैसे ही विस्फोट होता है और विस्फोट होने पर अगर यदि 1.4 गुना द्रव्यमान से कम द्रव्यमान का अगर तारा बनता है तो सफ़ेद बोना तारा या श्वेत वामन तारा उसको कहेंगे। इसके बाद आगे चलकर उसका जो प्रकाश जो उसकी चमक जो वे कम हो जाएगी और उसको हम क्या कहेंगे? काला वामन तारा। क्या कहेंगे? काला वामन तारा। सफ़ेद बोना तारा, बेना नहीं है, बोना है, सफ़ेद बोना तारा है, इसको हम कह सकते हैं वाइट ड्वार्फ स्टार, और इसको हम कह सकते हैं ब्लैक ड्वार्फ स्टार। इसके बाद में काला वामन तारा जो है आगे चलकर किस में बदल जाता है? जीवाश्म तारे में बदल जाता है या फॉसिल स्टार्स में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया तो हो जाएगी जब निर्मित तारा 1.4 गुना द्रव्यमान से कम होगा। यदि तारा 1.4 गुना द्रव्यमान से ज़्यादा होता है तो क्या स्थिति बनती है? तो इसमें होगा, बनेगा न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारे के बाद में न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और क्या बनेगा? पल्सर, और बनेगा क्वेसर। पल्सर ये चमकीला होगा और क्वेसर इसमें चुंबकीय गुण प्रेक्षित होंगे। अब बात करते हैं ब्लैक होल क्या है। तो न्यूट्रॉन तारा जो है बहुत तेज गति से क्या करेगा? रोटेट होगा, घूमेगा, और किसका निर्माण करेगा? ये ब्लैक होल का निर्माण करेगा। इसका सारा का सारा जो घनत्व है वह केंद्र में एकत्रित हो जाएगा और किसका निर्माण करेगा? ब्लैक होल का। तो द्रव्यमान अगर कितना है? 1.4 गुना द्रव्यमान किसका? सूर्य का। 1.4 गुना द्रव्यमान से ज़्यादा द्रव्यमान अगर वाला तारा अगर बनता है तो वो न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। और क्या बनता है इसमें? पल्सर और क्वेसर बनता है। न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है क्योंकि उसका घनत्व जो है केंद्र में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड से संबंधित बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं, आते हैं हम सौर मंडल पर। ठीक है, केवल इसमें हम केवल यही जानेंगे सौर मंडल में कौन कौन से पिंड होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, बाकी फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे। सौर मंडल, सौर मंडल में सबसे प्रमुख जो है कौन है? सूर्य, फिर ग्रह, प्लैनेट्स, उपग्रह, सैटेलाइट्स, क्षुद्र ग्रह कहें या क्षुद्र ग्रह कहें, एस्टेरॉइड्स, उल्कापिंड, मिचियोर, उसके बाद में मिटियोर, उसके बाद में धूमकेतु, कॉमेट्स, उसके बाद में धूल कण तथा गैस, डस्ट एंड गैसेस। तो ये सब जो है
ये किस में पाए जाते हैं? हमारे सौर मंडल में ये पाए जाते हैं। अब इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।